नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। और आज इस वीडियो में हम एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इस टॉपिक की जान है, जिसका नाम है व्यतिकरण। ठीक है, और बहुत ही शानदार है। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि पानी के अंदर तेल की बूंद डाल दी जाए, किसकी? तेल की बूंद, तो एक पतली सी फिल्म बन जाती है। साबुन के बुलबुले आपको रंगीन दिखाई देते हैं। ये सभी घटनाएं क्या होती हैं? व्यतिकरण पर आधारित होती हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम विस्तार से व्यतिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी वहीं से ही क्या होती है? लिंक होती है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, व्यतिकरण के बारे में जानने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी। क्या? अध्यारोपण। किसका? तरंगों का। कि तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है। देखिए, अध्यारोपण का नियम बार बार आपके सामने आता रहता है चैप्टर के अंदर। तो वो सभी क्या होते हैं? अध्यारोपित होते हैं, सुपर पोजिशन होती है। लेकिन ये जो सुपर पोजिशन है, ये यहाँ पर किसके लिए? तरंग के लिए है, वेव के लिए। तो यानी तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। कैसे? देखिए, जब एक किरण आई, ये लीजिए एक किरण आ गई, ओके, फिर दूसरी किरण आ गई, फिर तीसरी किरण आ गई। तो इस प्रकार से जब किरणें क्या होते हैं? एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो देखो, अब खास बात क्या है? अब खास बात ये है कि एक अध्यारोपण ये हो गया, एक अध्यारोपण ये हो गया, एक अध्यारोपण ये हो गया। तो इन सब का क्या होता है? परिणामी विस्थापन होता है। ठीक है भाई, जैसे एक का विस्थापन, दूसरे विस्थापन, तीसरे विस्थापन। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। जैसे हम बात करें कि एक कक्षा में हमने किसी व्यक्तियों का कि जितने भी हैं उनको थप्पड़ लगा दो, तो कितने थप्पड़ लगे? जितने वो थप्पड़ लगाएगा सबके थप्पड़ काउंट कर लो आप। ठीक है, तो भाई ऐसा होता नहीं है कि थप्पड़ लगा देंगे, लेकिन आपको कहा गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उन सबका क्या कर लो? काउंट कर लो। वो काउंट क्या होगा? टोटल थप्पड़ों की संख्या। तो उसी प्रकार से क्या होता है? जितनी तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनका जो विस्थापन है, टोटल रिजल्टेंट परिणामी जो विस्थापन होता है ना, वो उन सभी तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। और यही आपका इसमें नियम है। चलो पढ़ते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक, अब जाहिर सी बात है कि अध्यारोपण के लिए दो तो कम से कम तरंगें आपको चाहिए, या उससे अधिक हो तो अच्छी बात है। किसी माध्यम में एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। एक बिंदु मिलने का मतलब ये यहाँ पर। ठीक है, तो जो संगम क्षेत्र है, यानी जो पूरा जो मिलकर आया है में उनका जो अध्यारोपण होता है, अर्थात माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विस्थापन, टोटल मान लीजिए वाई, मान लीजिए उन तरंगों के कारण अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी पहली तरंग गई, दूसरी तरंग गई, तीसरी तरंग गई, तो तीनों तरंग मान लीजिए पहले का y1, दूसरी का y2, तीसरी का y3 है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, सदिश के अंदर होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो टोटल आंसर हो जाएगा y सदिश इक्वल y1 सदिश प्लस y2 सदिश प्लस y3 सदिश। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, तीन तरंगें यहाँ पर अध्यारोपित हो रही है। तो एक तरंग का हमने मान लिया y1, दूसरी का y2 और तीसरी का y3। अब हम तीनों को जोड़ देंगे और वो बराबर होगा किसके? टोटल रिजल्टेंट के, जो वेक्टर क्वांटिटी में होता है, सदिश राशि के रूप में होता है। ठीक है, कोई समस्या आपके इसमें नहीं है। चलो देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? व्यतिकरण की। व्यतिकरण में आपको बता दूं, जब तरंगें क्या हो रही है? एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं। तो अध्यारोपित होते समय क्या होता है बच्चों? ये तरंगें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो तरंग ले रहा हूँ मैं और ये अध्यारोपित हो गई। ठीक है, अब इधर आ गई और ये मान लीजिए इधर आ गई। अब देखिए, एक तरंग का आयाम तो ये हो गया a1। ठीक है, आयाम का मतलब ये होता है, ये आयाम होता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आयाम होती है। तो a1 और ये हो गया आपकी a2। तो अब इन दोनों का जोड़ें तो आप कहेंगे सर टोटल आयाम कितना हो रहा है? a1 प्लस a2। ठीक है, तो इसका मतलब अधिकतम हो गया ना, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन मान लो अब ये तरंग ऐसे होती, ठीक है, और दूसरी तरंग इसका उल्टा है, छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसका मान लीजिए a1 है और इसका मान लीजिए a2 आयाम। अब मान लीजिए a2 बड़ा है किससे? a1 से। तो टोटल आयाम कितना आएगा? a2 माइनस a1। तो इसका मतलब तीव्रता क्या हो गई? कम हो गई। तो इस केस में तो देखो दोनों जुड़ेंगी, क्योंकि दोनों सेम साइड जा रही हैं, और यहाँ दोनों अपोजिट है। जो ज़्यादा होगा वो छोटे वाले मान को हम बड़े वाले से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, मान आ जाएगा। तो यहाँ तो आयाम बढ़ गया और यहाँ आयाम कम हो गया। तो इस प्रकार से इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। यानी जब क्या होता है? दो या दो से अधिक समान आवर्ती, देखो आवर्ती तो समान होनी चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए एक तरंग तो इस कला में है और दूसरी तरंग ऐसे आ गई, तो देखो अब मिल नहीं रही,
कहाँ मिल रही हैं, तो ये अध्यारोपित कैसे होंगी, अध्यारोपित नहीं होंगी तो ये बिंदु दोनों के बिंदु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये अध्यारोपण सही नहीं है, तो समान आवर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात, कला संबंध होने चाहिए। कला संबंध मतलब जिसमें कलांतर क्या हो, समय के सापेक्ष क्या रहे, नियत रहे। जितना इसमें यहाँ चेंज है उतना यहाँ होना चाहिए। भाई जैसे आपने ये किया तो इतना यहाँ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कलांतर क्या होगा, समय के सापेक्ष नियत होना चाहिए। और जिनका ये नियत होता है क्या, कलांतर समय के सापेक्ष, उसे हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध, फेज एसोसिएटेड प्रकाश तरंग होती है। ठीक है, तो एक साथ किसी कला संबंध कहते हैं ना, समझ गए कला संबंध। तो एक साथ किसी एक दिशा में संचित होते हुए किसी माध्यम में एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता आपको मिलती है अधिकतम, यानी इस प्रकार से, और कुछ बिंदुओं पर आपको मिलती है बच्चों न्यूनतम, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रभाव को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, यानी अधिकतम और न्यूनतम जो तीव्रता जो आपको प्राप्त हो रही है, इसका जो संयुक्त प्रभाव देखने को मिलता है वही क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक है, समझिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षणीय गुण है, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वास्तव में तरंग में होती है। 101% शाश्वत सत्य है कि व्यतिकरण तरंगों के अंदर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यह तरंगों का एक अभिलाक्षणीय गुण होता है। फिर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। तो अधिकतम होती है, इसका मतलब ये क्या हो गई, समपोषी, और न्यूनतम होती है तभी क्या हो गई, विनाशी। आपको याद दिला दूं, बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधेरा उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधेरा उत्पन्न हो जाता है, ये कौन सी घटना होती है। तो बच्चों ने लिखा व्यतिकरण, बट ये विनाशी व्यतिकरण है जिसमें तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम, कि दोनों बल्ब पास पास लगा दी ना तो ज़्यादा प्रकाश आपको नहीं मिल पाता है। अब वही प्रकाश अगर हम माने कि दीवार के, आप देखना किसी भी कमरे के अंदर जो बल्ब की जो संरचना होती है, बल्ब संरचना नहीं, बल्ब जो लगाए जाते हैं, तो एक इस दीवार पर लगा दिया, एक दूसरी दीवार पर लगा दिया। अगर आप एक ही दीवार पर दोनों बल्ब लगाते हो तो जितना आपको उम्मीद होती है उतना प्रकाश उस कमरे में होता नहीं है। लेकिन अगर आपने एक दीवार पर एक बल्ब, दूसरी दीवार पर दूसरा बल्ब लगाया क्रॉस करके, तो आपको एक अच्छी तीव्रता वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आगे बढ़कर समपोषी व्यतिकरण की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की कला संबद्ध प्रकाश तरंगें एक साथ किसी एक दिशा में संचित होते हुए किसी माध्यम में एक दूसरे पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, आपको अधिकतम प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं, समपोषी। ठीक है, और विनाशी में क्या आ जाएगी, न्यूनतम। अब समपोषी में खास बात क्या है, दोनों तरंगें एक ही कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लीजिए, ये लीजिए, तो ये एक ही कला में अध्यारोपित हो गई। ठीक है, कलांतर क्या होना चाहिए, शून्य। आप कहीं से कलांतर क्या होता है, हालांकि हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझिए कलांतर होता है कलाओं में अंतर। तो कला, एक कला दूसरी कला, तो दोनों कलाएं क्या है, समान दिशा में ना, तो एंगल भी क्या होता है इनका, शून्य होता है। कलांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। चलो, और खास बात होती है पाई का समगुणज होते हैं। समपोषी जो व्यतिकरण है इसके अंदर जो पाई है ना, पाई का समगुणज वैल्यू आपको प्राप्त होती है। कैसे, पाई का समगुणज यानी 2πn, एन की जगह आप कर दो 0, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0। अब 0 आ गया ना, और जब आपने इसमें 1 कर दो, एन की जगह 1, तो क्या आ जाएगा, 2π। भाई एन की वैल्यू आपने ली 0, एन की वैल्यू आपने ली 1, एन की वैल्यू आपने ले ली 2 लेंगे तब क्या आएगा, 4π। देखो आ रही है सम संख्या, तो इसका मतलब ये 2nπ या 2πn कह दीजिए का क्या होता है, समगुणज होता है, और परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो अधिकतम प्राप्त होती है। क्योंकि देखो cos 0 1 होता है ना, cos 0 1, फिर cos 360 डिग्री 1 +1 आ रहा है सब में, तो +1 आया, इसका मतलब जो संभावित जो इक्वेशन आगे जाकर बनेंगी उनमें जो हम cos 0 का मान रखेंगे वो 1 आएगा, प्लस का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा प्रकार है, शायद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। विनाशी व्यतिकरण है कि दो या दो से अधिक जो तरंगें होती हैं समान आयाम की होनी चाहिए, समान आवर्ती के होने चाहिए, कला संबद्ध प्रकाश होने चाहिए, एक दिशा में संचित होने चाहिए, और ये जब एक दिशा में आगे संचित होते हुए बढ़ती हैं तो हमें कुछ बिंदुओं पर परिणामी प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होती है, न्यूनतम यानी शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, इनके अध्यारोपण से हमें परिणामी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी शून्य प्राप्त होती है, तो इसे बच्चों क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और तरंगें क्या होती हैं, विपरीत कला में होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो चलो ये चली गई और एक मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आ गई, तो तरंगें क्या हो गई,
विपरीत कला में हो गई, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। तो कलांतर का मान भी क्या हो गया, एक दूसरे से विपरीत। एक कला अगर ऊपर गई तो दूसरी कला नीचे गई, दोनों परस्पर क्या है, विपरीत है। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पाई हो जाएगा। और बच्चों ये पाई के क्या होते हैं, विषम गुणज होते हैं। ठीक है, विषम गुणज कैसे, देखिए अगर हम इसमें एन की वैल्यू 0 करें तो ये आ जाएगा पाई, थीटा मान कितना आ जाएगा पाई। एन की वैल्यू अगर हम 1 करें तो कितना आएगा 3 पाई। एन की वैल्यू हम 2 करें तो आएगा 5 पाई। इस प्रकार से हमें विषम गुणज में संख्याएं प्राप्त होती हैं। और जैसे आप जानते हैं कोस पाई का मान क्या होता है, -1 होता है। तो जो भी आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। जो आगे हम इक्वेशन निकालेंगे उसमें जब हम कोस पाई की वैल्यू रखेंगे तो -1 होगी, तो तीव्रता मान क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण की परिभाषा हो गई, संपोषी व्यतिकरण समझ लिया और विनाशी व्यतिकरण भी आपने समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम इसकी कुछ बातें, कुछ गुण हैं, जो प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं उनकी हम बात करते हैं कि व्यतिकरण जो होती है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण होती है। अब इसमें क्या है, ऊर्जा का क्या होता है, केवल पुनर्वितरण होता है। यानी ऊर्जा क्या होती है, केवल ट्रांसफर होती है। कैसे, ऊर्जा न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं से उच्चतम तीव्रता वाले बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे। तो ऊर्जा क्या होती है, इसमें हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, फिक्स रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यतिकरण की जो घटना होती है वो ऊर्जा संरक्षण की पालना करती है। ठीक है, व्यतिकरण घटना वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों में क्या होती है, संभव होती है। जैसे मान लीजिए प्रकाश तरंग है, ये लीजिए अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य। हर प्रकार के तरंग में यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों में ये संभव होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें होती किसकी हैं, ये यांत्रिक तरंगों की होती हैं। चलो अब हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हम दैनिक जीवन में देखते हुए, दैनिक जीवन में जो देखते हैं वो ये है, मैंने आपको बताया था कि आप तेल डालोगे पानी की सतह पर तो आपको एक रंगीन फिल्म उसमें दिखाई देगी। ठीक है, साबुन के बुलबुले होते हैं वो आपको रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा फूंक मार के देखना, झाग लेना, बहुत सारे फूंक मार लेना उनको, तो आपको उसमें बहुत सारे रंगीन बुलबुले दिखाई देते हैं। और ये हमारे एज ए साइंस की बात करते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये घटना देखने को मिलती है। ये इनका प्रयोग इसी चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको। आने वाले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये हमें उच्च कक्षाओं में अध्ययन में मिलेगा। फाइनल डिफ्यूजन प्रयोग है, माइकलसन व्यतिकरण मापी है। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, उदाहरण हो गए, किसके, प्रकाश में व्यतिकरण के उदाहरण हो गए। अब देखो बात कर लेते हैं कुछ बातें जो मैंने परिभाषाओं में कही भी थी आपको, कि कुछ बातें हैं वो आपको परिभाषा में स्टार्टिंग में लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लगभग आयाम समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। ठीक है ना, समान कला में अध्यारोपित होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें ना, ये इसकी शर्तें होती हैं। व्यतिकरण तभी दिखाई देगा जब इन शर्तों का पालन किया जाएगा। ठीक है, पहली शर्त जो है वो प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, जो बहुत ही मुख्य बात है, ध्यान रखना। कभी भी श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो श्वेत प्रकाश में तो 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, सबकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए डिफ्लेक्शन जो होता है ना, प्रभाव, वो भी क्या होता है, सबका अलग अलग ही होता है। इसलिए अगर आपको सही प्रभाव देखना है तो प्रकाश क्या होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए, ताकि जो भी हमें इफेक्ट मिले वो उसकी तरंग दैर्घ्य के अनुसार मिले। अब मान लीजिए आपने लाल रंग और बैंगनी रंग एक साथ डाल दिया, या मानो श्वेत प्रकाश डाल दिया, तो श्वेत प्रकाश में तो आपको पता है लाल रंग तो ज़्यादा दिखेगा, बैंगनी रंग दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम जो चीज़ चाहिए हमें वो चीज़ वहाँ पर मिल नहीं पाती है। इसलिए हमें केवल एक वर्णीय प्रकाश ही काम में लेना चाहिए। ये आपको बताया। तरंग की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य लगभग बराबर होनी चाहिए, जैसे ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो इनकी आवर्ती और तरंग दैर्घ्य लगभग समान होनी चाहिए। कला संबंध होने चाहिए, कला समय के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। इनसे उत्सर्जित प्रकाश या तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। ये कला संबंध की ही परिभाषा होती है, जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि कला संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दोनों तरंगे समान दिशा में संचित होनी चाहिए या एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत अति निकट स्थित होने चाहिए। और जो स्लिट है, जो छिद्र की बात करें उसमें स्लिट की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, अत्यंत संकीर्ण, संकीर्ण मतलब बिल्कुल छोटा। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पथांतर अधिक होने से जो आकृति है वो विकृत हो जाएगी। और यदि प्रकाश तरंगे क्या है, ध्रुवित है, तो ध्रुवीय तल एक ही तल में होने चाहिए, जिससे जो प्रकाश है वो सही मात्रा में सही दिशा में जा सके। ठीक है, अब एक छोटा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। कला असंबद्ध और कला संबद्ध। पहले मैं आपको बताता हूँ होता ही क्या है। कला असंबद्ध का मतलब है जिसमें कलांतर कलाओं में अंतर, जैसे एक कला, दूसरी कला, तीसरी कला।
तो ये कलाएँ बस, तो इनकी ये सब क्या है, और ये जो कोण बनाएंगे कला कोण है, ठीक है। तो इन कलांतरों में क्या होता है, समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन होता है, मतलब नियत नहीं है, तब तो ये क्या होते हैं, कला असंबद्ध होते हैं। देखो कलांतर समय के सापेक्ष क्या है, परिवर्तित होता है, कलांतर समय के सापेक्ष नियत नहीं रहता है, तो क्या होते हैं, कला असंबद्ध स्रोत होते हैं, ठीक है। और असंबंध के अंदर जो व्यतिकरण प्रतिरूप होता है ना, व्यतिकरण प्रतिरूप जो आपको प्राप्त होता है वो बच्चों बिल्कुल अस्थायी होता है और इसमें साफ भी नहीं दिखाई देता। ओके, जैसे मैंने कहा था ना कि प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधेरा उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। और कला संबंध में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या, देखिए उसमें ये होगा कि जो कला होगी ना वो समय के सापेक्ष क्या रहेगी, नियत रहेगी। फिलहाल एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 10 वाट के 2 बल्ब हैं और बिल्कुल पास पास आपने लगा दिए, तो जितनी लाइट आपको चाहिए उतनी लाइट मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। बिल्कुल प्रकाश को प्रकाश में मिलाने में क्या होता है, अंधेरा ही होता है, ज़्यादा आपको उतना उजाला नहीं मिलता। लेकिन उसी बल्ब को एक इधर लगाते और एक दूसरी दीवार पर लगाते तो आपको अच्छा प्रकाश मिलता, बजाय इन दोनों की तुलना में। 2 बल्ब पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न होगा, तो 2 बल्ब पृथक स्रोत है जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के तरंगों के मध्य कलांतर जो है ना वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए ये दोनों क्या है, कला असंबद्ध है। कला असंबद्ध है इसका मतलब इसके अंदर फलता है व्यतिकरण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। इसका मतलब व्यतिकरण की शर्त क्या थी, कला संबद्ध होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोतों की बात करते हैं, बिल्कुल इजी सी बात है, जिसमें कलांतर का मान किसी स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, मतलब नियत रहता है, ठीक है। तो अर्थात समय के सापेक्ष नियत रहता है, इसे क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे आते हैं। फिलहाल क्या होता है, जो आजकल वर्तमान में क्या कर रखा है, लेज़र, ठीक है। और उसके लिए क्या होते हैं, उच्च कला संबद्ध का एक उदाहरण है ये। इसमें क्या होती है, एनर्जी को मिला मिलाकर बहुत सारे एक मोटी तरंग बना देते हैं, और वो तरंग क्या होती है, लेज़र लिखते हैं, ताकि वो हम उसको कई बार बोलते हैं लेज़र लाइट। तो वो क्या होती है, बहुत सारी कलाओं को एक दिशा में मिलाने पर फिर वो लाइट तैयार होती है। तो वो क्या होती है, बहुत सारी कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों को उच्च, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है, वो फ्रीक्वेंसी हाई रखकर उनको बनाया जाता है, यानी उच्च कला संबद्ध स्रोतों का उदाहरण है लेज़र, ठीक है। तो इस प्रकार के 2 स्वतंत्र एवं समान पदार्थ के लेज़र से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो लेज़र लाइट होती है ना, और मेले में आपने वो खरीदी भी होगी, जिसके आगे एक डिज़ाइन लगाते हो, फिर एक आकृति आपको मिलती है ऐसी स्क्रीन पर, कोई भी आकृति का वो डिज़ाइन उसमें लगाना पड़ता है और दीवार पर हम उसकी डिज़ाइन कर लेते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पड़ोसियों को परेशान करने के लिए उनके घर पर लाइट या फोकस भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लेज़र से क्या होता है, एक स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं, ये टॉपिक बड़ा है, ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल तसल्ली से इस टॉपिक को सुनिए। कहीं भी आपको समस्या आए वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर वापस इसको सुनना शुरू कीजिए। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा चलेगा लेकिन है आसान, जल्दी हो जाएगा। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि 2 तरंग माननी पड़ेंगी, क्योंकि 2 तरंगों का तो अध्यारोपण होता है। तो हम 2 तरंगें मान लेंगे, दोनों समान आवर्ती के मान लेते हैं कि आयाम उनके एक का A1 है, एक का A2 है, ठीक है। किसी भी तरंग का जो मानक समीकरण होता है वो होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब पहली तरंग है, देखो पहली तरंग क्या लिख देंगे, A1, ठीक है। ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी उनका कला कोण है। कला कोण का मतलब हो जाएगा, जैसे ये होगी ना, ये पहली कोण है, सॉरी पहली कला जा रही है, ये दूसरी कला जा रही है, तो पहले अपन मान लेते हैं ओमेगा टी से, और दूसरी का ये बीच का मान लेते हैं फाई। तो इसका मतलब पूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो पहली तरंग का आयाम कितना है, A1 है। बस यही दिक्कत आएगी, आगे दिक्कत आपके नहीं आएगी। y बराबर क्या हो गया, A1 और साइन ओमेगा टी, चलो ठीक है। फिर दूसरी तरंग है, उसका आयाम क्या है, A2 है, और कला कोण हमने थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ा दिया फाई, तो हमने ओमेगा टी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया ना, तो ये ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। तो ये चीज़ें तो आपको मानक समीकरण से काम में लेनी है। y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये किसी भी तरंग की क्या होती है, एक मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो पहली हो जाएगी y1 तो a1, कला कोण ओमेगा टी, y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब आपके कुछ डाउट्स इसके अंदर कि सर ये ओमेगा क्या है, ये फाई क्या है, ठीक है। तो हम इनकी बात कर लेते हैं, और ये क्या होंगी, अध्यारोपित होंगी। अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपण का नियम लगेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगी, y बराबर y सदिश बराबर y1 सदिश प्लस y2 सदिश। फिलहाल इन सिंबल्स की बात कर लेते हैं, तो इनको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फाई क्या है बच्चों, तरंगों के मध्य कलांतर है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ओमेगा टी है,
ठीक है, और ये पूरी क्या है ओमेगा टी प्लस फाई है। तो कलांतर दूसरा कितना ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, क्या आ गया फाई। तो दोनों कलाओं में अंतर कितना हो गया, फाई हो गया। ठीक है, फिर हमें पता है बहुत अच्छा टॉपिक है कि ओमेगा बराबर 2π/t, हमें बार बार पता है, 11th में भी हमने खूब पढ़ा है इसको। 2π/t, इसमें 1/t को हम कहते हैं आवर्ती गुणा 1/t, तो हम इसको कहेंगे आवर्ती। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2πn। ठीक है, 2πn हो जाएगा। तो n क्या बच्चों, n होती है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती। ठीक है, ये n तो सिंपल आवर्ती है और ये आपकी कोणीय आवर्ती है। ओके, और t क्या है यहाँ पर, t यहाँ पर आवर्तकाल है। आवर्तकाल नहीं, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, पीरियड टाइम बोलते हैं इसको, आवर्तकाल कहलाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया इसकी सिंबल। दोबारा सुन लीजिए वापस कि हमने दो तरंग ले लिए, एक तो y1 और एक y2। अब इन दोनों को जोड़ना है अध्यारोपण के नियम की सहायता से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं और क्या निकालते हैं, परिणामी तरंग का विस्थापन निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपके इसमें आने वाले नहीं है। तो y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, सदिश में होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसका क्या करें, मान रख रहे हैं यहाँ पर। तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी पहला मान, दूसरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और बराबर में क्या है साइन a प्लस बी। ठीक है, तो एक बार a फिर b कॉस के लिए, फिर ये a और साइन के लिए b। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो a की जगह आप ले लो ओमेगा टी और फाइव को ले लो आप b की जगह। तो देखो, और हमने कॉस्टिंग में अलग से किया है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 तो बाहर है, फिर कॉस्ट देखो साइन ओमेगा टी साइन a कॉस फाइव कॉस b प्लस कॉस ओमेगा टी कॉस a साइन फाइव साइन b। तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस a2 को अंदर गुणा करना है। ठीक है, तो ये तो सेम रह जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस फिर इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ध्यान दीजिए, इन दोनों स्टेप में साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा a1, इसमें बचेगा a1। ठीक है, प्लस इसमें बचेगा a2 और कॉस फाइव, तो a2 कॉस फाइव आ गया। ओके, बचेगा क्या आगे, साइन ओमेगा टी जो आपने कॉमन लिया था वो आ गया आगे। ठीक है, चलो फिर लगाइए प्लस, प्लस आ गया, प्लस लगाने के बाद में a2 और साइन फाइव को पहले लिख दो और कॉस ओमेगा टी को आगे कर दो। ये आपके आगे हम घटक बनाएंगे, इसमें कंपोनेंट लेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। इसलिए हमने साइन ओमेगा टी एक साइड में कर दिया, कॉस ओमेगा टी एक साइड में कर दिया। अब ये जो कोष्टक में बच गए, जैसे इसमें बच गई तो एक घटक तो ये बनेगा। ठीक है, और एक घटक आपका ये बनेगा a2 साइन फाइव। तो घटक जो बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, देखिए a1 प्लस a2 कॉस फाइव और एक हो जाएगा a2 साइन फाइव। तो a1 प्लस a2 कॉस फाइव ये लीजिए, पहला घटक हो गया आपका r कॉस थीटा बेस के लिए, और a2 साइन फाइव ये हो गया r साइन थीटा परपेंडिकुलर लंबवत घटक के लिए। ठीक है, तो दोनों घटक मान ली, समीकरण 4 और 5 डाल दी। अब इन दोनों समीकरणों से ही सारा काम आगे चलने वाला है, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में है, तो आगे आपकी समस्या नहीं आएगी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन में, वहाँ हम क्या करेंगे r कॉस थीटा r साइन थीटा यूज में लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर, यहाँ तो हमने रख दिया r कॉस थीटा और यहाँ रख दिया हमने r साइन थीटा, और जैसे हम रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, क्या r कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर एक तो बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी और एक बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। और अभी मैं आपको बता कर आया हूँ कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी बराबर होता है साइन a प्लस बी। तो सेम देखो वही वापस आ रहा है, साइन a प्लस बी साइन a, तो a का मान तो हो जाएगा साइन a मतलब ओमेगा टी, और कॉस बी यानी थीटा, तो सूत्र क्या बन गया साइन भाई साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी बराबर साइन a प्लस बी। तो a की वैल्यू तो हो गई ओमेगा टी और b की हो गई थीटा, तो फॉर्मूला क्या आ गया y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तो साइन a प्लस बी का फॉर्म हो गया और r क्या था, कॉमन था, और आपका पहला आंसर इसमें आ गया किस चीज़ का, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आ गया। देखो y की वैल्यू आ गई, टोटल y का मान आ गया, तो ये क्या है, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आ गया, पहली स्टेप हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो r हमने लिया है वो क्या है, वो परिणामी तरंग का आयाम है, टोटल आयाम है। ठीक है, और प्रारंभिक कला कोण हमने क्या लिया है, यहाँ पर थीटा लिया है, कि कला की जो स्टार्टिंग होगी कहाँ से होगी बच्चों, वो थीटा से शुरू होती है। ठीक है,
चलो अब उसी समीकरण में 4 और 5 की बात करते हैं। समीकरण 4 और 5 की बात करते हैं। क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो देखो वर्ग करके जोड़ेंगे, हम पहले इसका वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करने का मतलब है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कोस 5। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उस फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे, फिर प्लस कर देंगे ये वाली स्टेप। तो इसका क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, बराबर में आ जाओ। बराबर में आप करोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनको जब एक साथ लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कोस 5। ये तो आ गया उसका स्क्वायर जो हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रुप में खोल दिया, प्लस दूसरे पक्ष को हमने जोड़ दिया a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 बराबर ये दोनों पक्षों को हमने यहाँ जोड़ दिया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब देखो a2 कोस स्क्वायर 5 और ये वाला स्टेप a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इन दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। फिर बराबर देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और सेम वही कंडीशन आ रही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हर बच्चे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5 बराबर आर स्क्वायर। और चाहे तो यहाँ तक ले लो या फिर अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। और ये हमारे लिए इसका दूसरा आंसर आ गया जो सबसे मोस्ट है। जैसे हम बात कर रहे थे कि समपोसी में और विनाशी में तीव्रता न्यूनतम होती है, तो वो कोस 5 मैंने कहा था, तो कोस 5 इस समीकरण की बेस पे कहा था कि कोस 0 का मान यहाँ पर 1 होगा तो अधिकतम मान आएगा। और जब बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए 180 डिग्री तो उसका मान होगा -1 तो न्यूनतम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर। समीकरण 4-5 फिर से मैंने कहा था समीकरण 4-5 से ही सारे सूत्र बनेंगे आपके। तो समीकरण 4 और 5 में आ जाइए आप। ये लीजिए समीकरण 5, ये समीकरण 4, भाग दे दो। पहले क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ा था। अब क्या करें, दोनों पक्षों में आपस में भाग दे रहे हैं। भाग देने से यहाँ पर आ जाएगी टेन थीटा। टेन थीटा हम किस में काम लेते हैं, टेन थीटा हम काम लेते हैं परिणामी दिशा ज्ञात करने के रूप में टेन थीटा का यूज किया जाता है, टेन थीटा काम में लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, a2 साइन 5 बटा a1 प्लस a2 कोस 5। ठीक है, और थीटा बराबर हटा दे उसको, टेन इनवर्स ये आ गया। तो ये होते हैं दिशा ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है, परिणामी तरंग का विस्थापन हो गया, फिर परिणामी तरंग का आयाम हो गया और ये आ गई दिशा के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम तीव्रता की बात करेंगे। 3 हो गए, ये चौथा टॉपिक है। तीव्रता की लिए बात की हमने पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था और फिर बता रहे हैं, और 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है ना, वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये दिमाग फिट कर लीजिए आप, बहुत बार काम में आएगा ये। तो I समानुपाती आर स्क्वायर। जब हम इसे बराबर करते हैं ना तो एक नियतांक हमें लेना पड़ता है k। इस k को कहते हैं संचरण नियतांक। ठीक है, इसे हम कहते हैं संचरण नियतांक। वैसे इसका मान होता है k बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा। k बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा संचरण नियतांक या स्थिरांक एक ही बात होती है, k इक्वल 2 पाई अपॉन लेमडा। लेकिन फिलहाल इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। I बराबर क्या हो गया, k आर स्क्वायर हो गया। चलो अब जो करना क्या है, सिंपल सी बात है। जो फॉर्मूला मैंने कहा सबसे मोस्ट है वो याद रख दो, आर स्क्वायर का आयाम का परिणामी आयाम का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5 हो गया। ठीक है, गुणा में क्या है, k है। अब k को अंदर गुणा कर दो, क्या आ गया, k a1 स्क्वायर, क्या आ गया, k a2 स्क्वायर प्लस, अब जो k से हम इसे गुणा करना है तो हम हमारा स्टेप आसान करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो है, एक तो a1 है वो कहेगा मैं भी k लूँगा, a2 बोलेगा कि मैं भी k लूँगा। तो भाई तुम दोनों लड़ाई मत करो, तुम्हें आधा आधा k देते हैं। तो हमने a1 को भी आधा k दे दिया और इसको भी आधा दे दिया। अब ऐसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आधा और आधा कितना होता है, पूरा होता है। तो रूट k इंटू रूट k क्या हो जाएगा, पूरा k हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। चलो अब जैसे कि आपने यहाँ पढ़ लिया कि I बराबर क्या है, k आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली तरंग के लिए k a1 स्क्वायर हो जाएगा, पहली तरंग का आयाम बराबर पहली तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग का आयाम तो ये होगी दूसरी तरंग की तीव्रता। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k a1 स्क्वायर, I2 क्या हो जाएगी, k a2 स्क्वायर। और अगर दोनों का हम रूट करें तो रूट करेंगे तो हो जाएगा I1 का रूट बराबर रूट k a1 स्क्वायर ना, तो a1 हो जाएगा।
और इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा रूट I2 बराबर रूट के और ये हो जाएगा A2। ठीक है, चलो अब ये करने से देखो क्या होगा, ये तो हो गया आपका I1, आपका चौथा आंसर आ गया। व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में ये 4 फॉर्मूले आपसे ड्राइव किए जाते हैं, मतलब पूरा इनका फॉर्मूला आपको उत्पन्न करना पड़ता है। अब 4 में हो सकता है कोई 2 दे दे या 3 दे दे, ठीक है ना। तो इसलिए इन चारों में से ये सारे पढ़ लेना, आप जो भी पूछे वो आप आराम से कर दोगे। तो देखो ये तो हो गया I1 और के A2 स्क्वायर, ये हो गया आपका I2। फिर देखो हमने आधा दिया था ना, तो ये रूट I1 आधा हो जाएगा, इसको भी आधा दिया था, रूट I2 आधा हो गया। और ये भी एक शानदार फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, शानदार फॉर्मूला है। ठीक है, किसके लिए? परिणामी तरंग की तीव्रता के टोटल आयाम के लिए, सॉरी आयाम के लिए नहीं, पूरी टोटल परिणामी तीव्रता के लिए। याद हो गया? चलो ये चारों टॉपिक मैन हो गए। अब इन पर कुछ कंडीशंस हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैन टॉपिक हो गए, 4 फॉर्मूले हमने निकाले यहाँ से, और अब उनकी कुछ कंडीशंस है, उनकी हम बात करेंगे। कंडीशन में जो सबसे पहली है वो बहुत सरल सी है, आयाम समान है। ठीक है, आयाम समान मतलब दोनों तरंग के लिए A1 A2 का मान क्या है? A के बराबर है। तो आप कहेंगे सर हम कर देंगे कैसे, कि आपने A1 लिखा था ना, वहाँ हम A लिख देंगे, जहाँ आपने A2 लिखा था वहाँ भी A रख देंगे, और जहाँ आपने A1 A2 लिखा था वहाँ हम A इंटू A कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया 2A स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर कॉस फाई। अब इसमें 2A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, देखिए, और कॉमन लेते हैं 1 प्लस कॉस फाई। अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। मैथमेटिक तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट बायोलॉजिकल हमें थोड़ी समस्या हो सकती है, बट हमें ध्यान रखना होगा कि 1 प्लस कॉस फाई इक्वल 2 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2। ठीक है भाई, गणित के विद्यार्थियों को तो वैसे भी फॉर्मूले याद करने होते हैं, बायोलॉजी में फॉर्मूले इतने आते नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लोगे। 1 प्लस कॉस फाई इक्वल क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 हो गया ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर भी है, और आगे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 का वर्गमूल, फिर हम वर्गमूल सोल्व कर देंगे। तो देखो 2A स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 ये आ गया, और इसको हमने सोल्व कर दीजिए। तो 4 का 2, A स्क्वायर का A, कॉस स्क्वायर के लिए कॉस फाई अपॉन 2। बोलो कोई समस्या इसमें नहीं है ना? तो ये आपकी कंडीशन हमने सोल्व की है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, तीव्रता की बात कर लें, क्योंकि हम आयाम R निकालेंगे और तीव्रता I निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये भी सेम है, I0 मान लेते हैं, I0 इनको गुणा कर देंगे तो पूरी I0 हो जाएगी। ये आ गया 2I0, ये 2I0 फिर से कॉमन आ गया, फिर से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया जो अभी हमने आपको बताया था, और फिर हमने इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया 4I0 कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ खास बातें, अगर समगुणज है, समगुणज में आपको पता है समपोषी होगा, तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। अधिकतम होगी मतलब R इक्वल 2A। कैसे? देखिए एक मिनट, R इक्वल 2A और साथ में I इक्वल 4I0, तो दोनों की मैं बात करता हूँ। ये लीजिए आप यहाँ आ जाइए, कॉस फाई अपॉन 2 है ना, तो फाई की वैल्यू आप 0 डिग्री कर दीजिए, 0 डिग्री। तो कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना, 1 होती है, तो कितनी आ गई? 2A। और जब माइनस की माइनस में चली जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, अर्थात लगभग शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिर तो दिखेगा नहीं। इसमें करो कॉस 0, कॉस 0 कितनी आएगी? 4I0 आ जाएगी। ठीक है, चलो हम यहाँ आ गए। अब ये खास बात है, समपोषी व्यतिकरण के समय किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अकेले प्रकाश स्रोत से क्या होती है? तीव्रता से 4 गुनी अधिक होती है। यानी समपोषी व्यतिकरण से बहुत अधिक अच्छा आपको प्रकाश प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तीव्रताओं में आपको मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम दूसरा पढ़ेंगे ना, उसमें तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी, माइनस में जाएगी, लेकिन माइनस का मतलब हम तीव्रता न्यूनतम का मतलब 0 से होता है। ठीक है, माइनस में रखनी नहीं है, प्रकाश माइनस में कहाँ जाएगा? अंधेरा तो अंधेरा हो गया ना, उसको माइनस पे कैसे लेके जाओगे? तो तीव्रता वहाँ हम क्या करते हैं? तीव्रता शून्य मानते हैं, 0 होती है। चलो I0 क्या है? प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता व्यक्त करती है, और हमने क्या माना था? हर तरंग के लिए जो आयाम था उसके स्क्वायर के समानुपाती इसको माना था। ठीक है, और समपोषी व्यतिकरण में आपको पता है दोनों के मान क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। भाई यहाँ पर आपको परिणाम आयाम दोनों में अधिकतम मिला है, तो आयाम अधिकतम है, दैट मीन्स वो क्या है? वो समपोषी है। और ये जो व्यतिकरण मैं आपको कह रहा था बहुत अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, चलो और विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो देखो अब न्यूनतम में आप कितना लेके जाओगे यहाँ पर? हालांकि वैसे कोस पाई का माइनस 1 होता है, अब न्यूनतम माइनस नहीं लेके जाना, आपको तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे? तीव्रता 0 लिखेंगे। और अवस्था में कौन सा है? विनाशी व्यतिकरण है, अंधेरा हो गया, प्रकाश प्राप्त ही नहीं हुआ आपको। ठीक है, स्थिति 2। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमें मान निकालने, वास्तव में कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। 2A1 A2 cos फाई, ठीक है,
2a1a2 cos फाई की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। देखो ये समगुणज है, समगुणज का मतलब होता है समपोषी, समपोषी व्यतिकरण, तीव्रता मान अधिकतम आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ cos 0 करोगे ना तो यहाँ क्या बचेगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos 0 माना 1 हो गया, क्या आ गया 2a1a2। तो ये बन गया सूत्र कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से आप ये रूट हटा सकते हो, हटाओगे तो केवल बचेगा r बराबर a1 प्लस a2 अधिकतम। ठीक है, चलो और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तरंग ये है, दूसरी तरंग ये है, तीसरी तरंग ये है। अब इन तीनों तरंगों के जो आयाम है सब क्या है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो मान कैसा आएगा, अधिकतम आएगा। दोबारा देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से हमने किया है इसको, तो ये तरंग हो गई, ये तरंग हो गई, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आयाम का मान क्या हो जाता है, अधिकतम प्राप्त हो जाता है। आपकी मिलती है I1 प्लस I2 टू रूट I1 रूट I2। तो जो कॉस था वो तो हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो इनके साथ कॉस था वो तो हट गया, अब इतना ही तो बचेगा। अब इतना बचेगा तो ये सूत्र बन गया किस चीज़ का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप आंसर कैसे बन गया, देखिए रूट I1 का स्क्वायर, ये लीजिए रूट I1, रूट I2 का स्क्वायर, रूट I2, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या देगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और हम मैक्सिमम कंडीशन की बात करें, समपोषी की बात करें, समगुणज की बात करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और स्थिति थर्ड के अंदर हम देखते हैं विषम कलाओं को। विषम कला 2n प्लस 1 पाई है, अगर आप n के 0 रखोगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, कितना आएगा 1 पाई, फिर आप 2 रखोगे 3 पाई, फिर 5 पाई, इस प्रकार से ही चलता जाएगा। और cos पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, -1 होती है। फॉर्मूले में आप रख दीजिए इसको, cos पाई का मान -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स फिर से सूत्र बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कहीं से सूत्र पर सूत्र बन रहे हैं लेकिन वो सेम बन रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही बन रहा है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2a1a2, ये हो गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल, तो ये वर्गमूल इस स्क्वायर को क्या करेगा, कट कर देगा। चलो कट होने के बाद क्या बचेगा, a1 माइनस a2, लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम हो जाएगी। समझिए आप इसको, जैसे ये तरंग इधर जा रही है, ये तरंग इधर जा रही है, लेकिन एक तरंग नीचे जा रही है, तो परिणामी आयाम दो तरंगों का तो ऊपर हो गया लेकिन एक का नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए a1 बड़ा है और a2 छोटा है, तो a1 माइनस a2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको परिणामी तीव्रता प्राप्त करते हैं, लेकिन ये क्या होगी, न्यूनतम होगी। ये परिणामी तरंग की तीव्रता नहीं थी, वो क्या थी, आयाम था। अब बात करते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। तो इसमें देखो cos पाई रख देंगे, cos पाई रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ माइनस आ गया तो फिर से वही सूत्र बन जाएगा, कौन सा, अरे वही जो हम बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तीव्रता क्या आ गई, न्यूनतम आ गई। क्लियर, चलो अब इस पर एक छोटा टॉपिक और जुड़ा हुआ है। ये एविल की गोली की तरह काम करता है कि जिस प्रकार से एविल की गोली लेने से हमें क्या होता है, डर नहीं होता भाई कि गोलियों का रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि एविल की गोली आपने ले ली, तो व्यतिकरण का आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन साथ में ये एविल की गोली आपको लेनी पड़ेगी, यानी व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण की बात हमें करनी होगी। अब तक जो समझा है उसी के आधार पर करना है। देखिए क्या समझा है हमने समझा कि यदि दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होते हैं तो किसी बिंदु पर कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है, अर्थात कला संबद्ध स्रोत होते हैं और स्थिर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। किसके लिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत के लिए। और समपोषी और विनाशी व्यतिकरण से स्पष्ट है कि समान आयाम के लिए व्यतिकरण में विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता का जो अधिकतम मान है कितना आया था, 4I0 आया था, और जो न्यूनतम मान है बच्चों वो कितना आया था, वो 0। यानी इनके बीच में क्या हो रही है, पूरा व्यतिकरण का खेल चल रहा है। किसके बीच में, 4I0 से लेकर 0 के बीच में सारा खेल चल रहा है। हम समझ लेते हैं इसको, और 4I0 का जो औसत मान निकालेंगे ना, औसत मान कैसे निकालेंगे वो हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर सम संख्या दिख रही है आपको, सम कोण दिख रहे हैं, ठीक है, अब सम कोणों की जो भी मान है वहाँ पर तीव्रता देखो क्या बच्चों अधिकतम है। जैसे 0 डिग्री है, ये लीजिए 2n पाई, देखिए 2 पाई 4 पाई, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ऐसे। लेकिन जो विषम कला के जो कोण है वहाँ देखिए, वहाँ न्यूनतम है, वहाँ न्यूनतम है, चाहे वो पाई है, चाहे 1 पाई है, या वो आपके 3 पाई है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण होता है। और हर कंडीशन में न्यूनतम जो औसत मान होता है वो बच्चों इसका आधा होता है, कितना होता है, 2I0 होता है। और ये मान कैसे निकालते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यदि दो प्रकाश स्रोत भिन्न भिन्न कला संबंध स्रोत होते हैं तो तीव्रता सभी स्थानों पर कितनी आ रही है, 2I0 के बराबर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार बात है, औसत तीव्रता कहते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है तीव्रता का मान हमने निकाला था
अधिकतम तीव्रता के लिए 4I0 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। अब आपको ध्यान रखना होगा cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, इसका cos स्क्वायर थीटा का औसत मान हमेशा याद रखना कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। जब आप यहाँ 1/2 रखोगे तो 2 इस 4 को 2 गुणा 2 के रूप में उड़ा देगा, तो क्या बचेगा I बराबर 2I0। तो जो आपकी इंटेंसिटी है बच्चों वो कितनी आ गई, औसत एवरेज इंटेंसिटी वो कितने आ गई, 2I0 आ गई। ठीक है, मैक्सिमम कितनी थी, 4I0 थी। ठीक है, और एवरेज के रूप में कितनी आ गई, 2I0 आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण की अवस्था में बच्चों ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा आपको हर केस में प्राप्त हो रही है, औसत ऊर्जा आपको हर केस में प्राप्त हो रही है कितनी, 2I0। तो इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण की पालना करती है। और प्रकाश व्यतिकरण में जो फ्रिंज बनेंगी, फ्रिंज मतलब जो चमकीली पट्टी मिलेंगी या काली पट्टी मिलेंगी, उन फ्रिंजों में भी क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण अवश्य रूप में होता है। और जब हम बात करते हैं समगुणज की यानी समपोषी व्यतिकरण की, तो तीव्रता आती है अधिकतम I मैक्सिमम। और अगर जब हम बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण के यानी कोणों के 2n पाई तो हो गया समगुणज, और ये हो गया 2n+1 पाई का विषम गुणज, तब तीव्रता क्या आती है, विनाशी व्यतिकरण के लिए न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण में अधिकतम और विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम प्राप्त हो जाती है। चलो अब बच्चों टॉपिक तो हमारा हो चुका है, लेकिन कुछ शब्दों ने हमें परेशान किया होगा और उनके लिए भी आपके लिए यहाँ पर एक जानकारी शामिल की गई है ताकि आप उन शब्दों को अच्छे से और जान सको। और वो शब्द क्या थे, एक तो कला थी। कला का मतलब होता है कि ज्या और कोज्या का कोणांक। ठीक है, जैसे आप देखें y बराबर a sin ओमेगा टी, तो इसमें जो ओमेगा टी है बच्चों वो क्या है, कला या दार्शनिक कला है। फिर हम बात करते हैं दो तरंगों की कलाओं में जो अंतर होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी एक कला है और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में ये एक कला है, कौन सी, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कर देंगे ओमेगा टी, तो ये नमस्ते हो गई, बच गया फाइव, तो फाइव क्या हो गया बच्चों, कलांतर हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं पथांतर। पथांतर होता है रास्ता, दो रास्तों का अंतर। वो बच्चों होता है किसी बिंदु पहुंचने वाली दो तरंगों के पथों की लंबाइयों के अंतर को उस बिंदु पर तरंगों के मध्य पथांतर कहते हैं, और ये आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। पथांतर के बाद में समयांतर होता है, ये लीजिए समयांतर के लिए दो तरंगों के मध्य समयों का अंतर। कलांतर, पथांतर और समयांतर में अंतर ये कुछ इस प्रकार से बनता है जो आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल इजी सा, देखो डेल्टा टी टी, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, डेल्टा फाइव, फाइव मतलब एंगल में कितना परिवर्तन हो रहा है, कला कोण है ना, और 2 पाई टोटल 360 डिग्री के हिसाब से। तो देखो सिंपल सा है, ये इंग्लिश वाला आपको याद हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई। ठीक है, और फिर भी हम इसको थोड़ा विस्तार से भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समयांतर की परिभाषा, दो तरंगों के आवर्तकालों का अंतर क्या कहलाता है, समयांतर कहलाता है। ये देखिए, हालांकि हमने इंग्लिश में लिखा है लेकिन आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, पीडी पीडी टीडी, आप कहीं से दो पीडी कैसे, बिल्कुल दो पीडी होंगी। पहली पीडी है फेज डिफरेंस कला, पाथ डिफरेंस पथांतर, फेज डिफरेंस क्या होगी, कलांतर, पाथ डिफरेंस पथांतर, और जिसमें टाइम डिफरेंस है वो है समयांतर। तो अगर इनके आपस में जो कनेक्शन, अभी हमने 3 सूत्र पढ़े थे, कौन से, डेल्टा फाइव अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा टी अपॉन टी बराबर डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, किन्हीं भी दो को अगर आपस में रखा जाए तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए, जनरल साइंस के अकॉर्डिंग ये आपके काम आते हैं और आने वाले टॉपिक में हमारी हेल्प भी करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर व्यतिकरण की सारी डिटेल्स, पूरा व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण हमने सोल्व किया है। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में अब एक नई प्रकार की घटना है जिसका नाम है विवर्तन, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।